गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए कुछ और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है। क्या है आपके पास? फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। यहां आप देख रहे होंगे दो डिटर्मिनेंट है आपके पास, 2 4 5 1, दूसरा है 2x 4 6x। यहां पर दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है, बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट बराबर है। अब डिटर्मिनेंट बराबर होने का क्या मतलब है? इफ टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू आर इक्वल। यदि दो डिटर्मिनेंट बराबर हैं तो उनकी वैल्यू आपस में समान है। इसका मान और इसका मान आपस में समान है। और आपने देखा होगा ये जब मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो ये डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ये सारणिक है, एक सारणिक है, एक ही है। ठीक हो गया। यदि मैं ऐसा लिखूं किसी टाइम पर कि 2 4x y, और मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 4 3 5, ये इसमें अंतर समझिए आप, विशेष इसमें अंतर समझिए। यहां आप देख रहे हैं दो डिटर्मिनेंट हैं, ये दो आपकी मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। देखो इससे समझ गए होंगे आप, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ रखा हुआ तो इसका मतलब मैट्रिक्स है। ये आपका डिटर्मिनेंट है। ये पहले आपको कंफर्म हो जाना चाहिए हर बच्चे को। अब क्या है, टू मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये भी 2/2 के, ये भी 2/2 के, यहां तक तो ठीक है। फिर क्या होना चाहिए? करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं आप x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये है तरीका। x इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैट्रिक्स से यहां से भी पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स में यदि एक्स वाई की वैल्यू निकालें तो कैसे निकाली जाती है। अब उसी प्रकार का क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट में भी है। तो डिटर्मिनेंट में आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये इसके इक्वल होना चाहिए या ये इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने मैट्रिक्स में क्या करा, मैट्रिक्स में करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल किया, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाली। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिपेंड करता है वैल्यू पे। कितनी वैल्यू होगी, कितना मान होगा, तो इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, इसका भी निकालिए। ठीक हो गया। इसमें करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर नहीं किया जाता, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट नहीं किया जाता। इसमें वैल्यू निकाली जाती है डिटर्मिनेंट में। इसकी भी वैल्यू निकालिए, इसकी भी वैल्यू निकालिए। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है कैसे निकालते हैं वैल्यू। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है 2 इंटू 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है 5 इंटू 4। 2 की मल्टीप्लाई 1 में माइनस 5 की मल्टीप्लाई 4 में, दिस इज इक्वल टू क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं 2x इंटू एक्स, फिर माइनस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू 4। ठीक है, इसके इससे मल्टीप्लाई लिख दिया, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट। अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1 आपका 2 आ गया। ठीक हो गया। 2 माइनस 5 4 जब 20, 2 माइनस 20
इज इक्वल टू, आप जानते हैं 2x इंटू एक्स कितना होता है, 2x स्क्वायर होता है, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 इंटू 4 आपका कितना हो गया, 24 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 24। अब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 20, तो ये माइनस 18 हो गया, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। ये तो आप समझ रहे होंगे, +2 माइनस 20, +2 आपके पास है, 20 देने हैं, तो 2 तो अपना दे देंगे, फिर भी आपको 18 देने हैं, -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब इसको पक्षांतर करिए, इसका ट्रांसपोजिशन करिए, इसको आप यहां ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -24 जब इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा -18 प्लस 24, ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -24 यहां चला जाएगा तो -18 प्लस 24, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको देखिए आप, इसको सॉल्व कैसे होगा, ये +24 -18, 18 देना है, माइनस को 8 देना, मानिए 18 देना है और +24 मतलब 24 आपके पास है, तो 24 में से 18 दे दिया आपने, फिर भी आपके पास 6 रहता है, तो ये +6 हो गया, ठीक है। तो आपका कहीं कहीं कभी जोड़ घटाने में प्लस माइनस में कहीं गलती ना हो जाए, तो थोड़ा ऐसे दिमाग में रखना। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 6/2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो आपके पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे तो लिखते हैं प्लस माइनस, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे माना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कहीं पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाता है, तो प्लस माइनस 2 हो गया। यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब 3 का स्क्वायर रूट पूरा निकलता नहीं है, इसलिए ऐसे रहेगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गए, समझ गए। इस ढंग से ये क्वेश्चन करना है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, जैसे मैट्रिक्स में हम, मैट्रिक्स का हिसाब है कि मैट्रिक्स में तो एलिमेंट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, सीधा सा, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, जब मैट्रिक्स को किसी नंबर से हम जोड़ते हैं तो वो डिटरमिनेंट बन जाती है फिर, ठीक है। तो यहां आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के लिए आप वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इसकी अलग निकालेंगे, दोनों को बराबर तो है ही है, और एक इक्वेशन बनेगी, आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसी का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, यहीं पर कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, क्या है आपके पास, इसको देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो डिटरमिनेंट 2 4 3 5 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट किसका, x 3 2x 5, 2 4 3 5 इज इक्वल टू x 2x 3 5, ये है आपका, देखिए ये भी डिटरमिनेंट है। अब आपके दिमाग में एकदम फिट पिक्चर बैठ गई होगी कि ऐसा दो वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ लिखा हुआ है इस रूप में, तो ये डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो x की वैल्यू निकालनी है, निकलेगी कैसे, कैसे नहीं, कैसे निकलेगी, अब आप मैट्रिक्स की तरह नहीं करेंगे कि x इज इक्वल टू 2, वो गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, पर ये डिटरमिनेंट है,
ये वैल्यू बेस्ड है, इसकी वैल्यू निकलेगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए इसको एक्सपेंड करिए तो 2 इंटू 5 ऐसा होता है। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर कर लेता हूं 2 इंटू 5। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, ये 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई से x इंटू 5 माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं और इसका मल्टीप्लाई के साथ 2x इंटू 3, ये ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना। तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करना है। 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये हो गया 5x, ठीक हो गया। माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2x 6x हो गया। सीधी सीधी बात है, 5 इंटू x 5x और 3 इंटू 2x आपका 6x हो गया। अब कितना हो जाएगा, 10 माइनस 12, ध्यान दीजिए यह है प्लस 10 माइनस 12, प्लस 10 माइनस 12, प्लस 10 मतलब 10 आपके पास है, माइनस 12 मतलब 12 देना है, तो ज्यादा देना है ना, तो साइन नेगेटिव ही आएगा। दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा -2। बट 10 आपके पास है, 12 आपने देना है, तो 10 उसमें से दे देंगे, 10 दे देंगे, तब भी -2 देने के लिए रहेगा। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए प्लस 5x माइनस 6x, प्लस 5 माइनस 6 आपका हुआ -x, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, आप नेगेटिव साइन को हटा लीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। x की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 2 आ गई, ठीक हो गया। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। आपको ध्यान ही करना है, दिमाग में ये चीज रखनी है कि क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है कि क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, और दोनों का अप्लाई करने का तरीका अलग है, दोनों में x की वैल्यू निकालने का तरीका अलग अलग है। ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक हो गया। अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब कई बार यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है इस रूप में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको तैयार कर देना है। या तो ऐसा मैट्रिक्स से पूछा जाएगा या ऐसा डिटरमिनेंट से पूछा जाएगा, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। आप देखिए कितना हो गया, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कितना हो गया, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है आपका इफ दिया हुआ है स्टूडेंट, यदि क्या दिया हुआ है, x18 2x, ये देखिए ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। x18 2x इज इक्वल टू है आपके पास 6 18 2 और x, ये भी डिटरमिनेंट है। x18 2x इज इक्वल टू 6 18 2 और 6 है, ये ध्यान रखना आप, ये 6 है यहाँ, ठीक हो गया। 6 18 2 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू चाहिए, यहां से x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, आपने देख लिया डिटरमिनेंट है, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, ठीक है, 2 वर्टिकल कॉलम के बीच में नंबर्स रखे गए, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट है, सीधी सीधी बात है। और x की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा नहीं करेंगे कि x = 6, नहीं, वो गलत हो जाएगा, फिर 0 मार्क्स आ जाएंगे। क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक हो गया। अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा x इंटू एक्स, ठीक है। माइनस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे 18 इंटू टू इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 इंटू सिक्स, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे 18 इंटू टू, आप देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई इससे x इंटू एक्स, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे 18 इंटू टू इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे ये हो गया, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे 18 इंटू टू। क्लियर हो गया, कितना सिंपल सा है। अब सॉल्व कर लेना। दिस इंप्लाइज दैट, आप जानते हैं x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 36, 18 इंटू टू जा 36 इज इक्वल टू 6 इंटू सिक्स 36, माइनस 18 इंटू टू जा ये भी 36 हो गया। अब सॉल्व करें। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 आपका 0 हो गया, ठीक चल रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन वहां जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट यू हैव टू डू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, ऐसे लगाते, ध्यान रखना। यदि 2x होता तो 2 या डिनोमिनेटर में जाता, मतलब यदि आपके पास ऐसा होता तो इसका मतलब था 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36। यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहते तो 2 इसके डिनोमिनेटर में जाना था, परंतु यहां पर क्या है, स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट, 36 का वर्गमूल कितना 6, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, ये आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6, ठीक हो गया। तो इस रूप में आप अपने लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, या तो डिटरमिनेंट से आएगा, ठीक है, इस रूप का क्वेश्चन कि x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, या यहां से आएगा, समझ में आ गया। इस रूप में करना है डियर स्टूडेंट, आप यहां इक्वेट नहीं करेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट के केस में, ठीक हो गया। चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो आप समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट की एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने का अर्थ हुआ कि आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आ गया, डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन आ गया, कैसे डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो आ गया। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट कि आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आ गया, चाहे 2x2 ऑर्डर की हो, चाहे 3x3 ऑर्डर की हो, आपके पास यही है 3x3 ऑर्डर तक है आपके पास, उससे बड़ी ऑर्डर की डिटरमिनेंट नहीं है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं डिटरमिनेंट का। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की, तो ये प्रॉपर्टीज आपने दिमाग में रखनी है। क्यों रखनी है कि आगे आपके पास डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए आएगा, या बहुत से क्वेश्चन आपके पास प्रूफ करने के लिए आएंगे कि प्रूव दैट दिस या शो दैट दिस, ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए आएंगे डिटरमिनेंट। तो हमारी कोशिश होगी
कि हम डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 0 बनाएं, हम डिटर्मिनेंट में अधिकतम शून्य बनाएं। अभी तक तो डिटर्मिनेंट दे रखी थी हमारे पास, तो मैं देख रहा था कि जीरोस कहाँ ज़्यादा हैं, उसी के अलोंग उसको एक्सपेंशन कर रहा था। ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट देख रहा था जीरो किस रो है किस कॉलम में ज़्यादा है, तो उसी के सापेक्ष उसका विस्तार कर रहा था। क्लियर, ऐसे कर रहे थे। अब ऐसा है कि डिटर्मिनेंट दी रहेंगी तो हमको उसको आसान बनाना है, उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाए, और उसके लिए जीरो जितने ज़्यादा होंगे उतने आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 3/3 ऑर्डर की है तो कोशिश होगी कि 2 0 हो जाए, कहीं कोशिश 1 0 बन जाए या 2 0 बन जाए, 3 0 बन जाएंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। माना आपने डिटर्मिनेंट इस ढंग से है आपके पास और आपने उसमें इस ढंग से कैलकुलेशन की कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लगाई कि डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर की है और उसका कोई एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है ना, इस बात को आप समझ रहे हैं ना। परंतु और किसी टाइप का है तो सरल करने के लिए 0 बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1, एक प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, मतलब रोज और कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। समझ रहे हैं प्रॉपर्टी क्या है। मेरे पास माना कोई डिटर्मिनेंट है, ये डेल्टा, इससे भी डिटर्मिनेंट को दिखाया जाता है। माना डिटर्मिनेंट आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यदि डिटर्मिनेंट 2/2 का है तो सिंपल सा है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पर यदि 3/3 का है तो इसका विस्तार, इसका एक्सपेंशन आसान हो जाए, इसके वैल्यू निकालना मेरे लिए आसान हो जाए, मैं कुछ प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, सारणी के कुछ गुण धर्मों का प्रयोग करूंगा और 0 बनाने का प्रयास करूंगा किसी रो या कॉलम में। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब माना ये आपके पास मैं कह रहा हूं ये कोई डिटर्मिनेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं आपने किसी टाइम पर लिखा RI इंटरचेंज विद CI, आप देख रहे हैं ये इंटरचेंज का सिंबल है, इंटरचेंज दोनों तरफ से ये एरो इंटरचेंज कैसे करेंगे, आपस में कैसे इनको चेंज करेंगे। तो कुछ सिंबल है, जैसे आपने वहाँ जब हम मैट्रिक्स से क्वेश्चन कर रहे थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे, तो वहाँ भी इस टाइप के सिंबल का यूज कर रहे थे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू है, ठीक है, यही डिटर्मिनेंट यदि मैंने डेल्टा 1 लिख दिया, कैसे कि मैंने सारे रोज कॉलम बना दिए और सारे कॉलम रोज बना दिए, मीन्स इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में अदला बदली कर रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, अदला बदली कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली रो को मैंने पहला कॉलम बनाया, इसको ध्यान दीजिए, देखिए, ठीक है, दूसरी रो का मैंने दूसरा कॉलम बनाया, ठीक है, तीसरी रो का मैंने तीसरा कॉलम बनाया। आप देख रहे हैं ध्यान से, क्या किया, पहली रो का पहला कॉलम बनाया, ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दिया। आप देख रहे हैं, पहली रो का पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि पहली कॉलम का पहला रो बना लिया, दूसरे कॉलम का दूसरा रो बना लिया, तीसरे कॉलम का तीसरा रो बना लिया।
3/3 ऑर्डर की है तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, अदला बदली कर दी, तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इफ वी एक्सचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम अनअफेक्टेड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट does not get changed. If we interchange the whole columns and rows of a determinant, its value does not change. यदि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम में मैंने परिवर्तन कर दिया, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, सभी, ठीक है, ये 3/3 के है, तो पूरे 3 रोज आपने कॉलम बना दिए और कॉलम सब रो बना दिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब होता है ये डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन, जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी आएगी। एक प्रॉपर्टी आपकी ये, ठीक हो गया। अब आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। अब आप प्रॉपर्टीज अब बुक से भी लिखना कॉपी में, और एक एक एग्जाम्पल में उन्होंने सॉल्व किया वो भी करना आप सॉल्व, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं, जब एक्सरसाइज होगा तो सारे आगे रिपीटेड होंगे, परंतु आप कॉपी में भी सब लिखेंगे। सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है, मैं रीड कर लेता हूं। किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged। ये रो नंबर, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। समझा मैंने दिया है कि किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम में इंटरचेंज करें, किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम की परस्पर अदला बदली करें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी वैल्यू यहाँ आनी उतनी वैल्यू यहाँ भी आएगी। एक प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कि किन्हीं 2 रोज को इंटरचेंज किया। क्या किया? किन्हीं 2 रो को आपस में चेंज किया। यदि मैं किसी टाइम पर लिख दूं, जैसे मैं इसी को लिख लेता हूं, चलिए ये मेरे पास है, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको बता रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने किन्हीं 2 नजदीकी रो या किन्हीं भी 2 रो, नजदीक दूर से मतलब नहीं है, किन्हीं भी, यदि किसी सारणी का कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यह है दूसरी प्रॉपर्टी। इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देयर साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि आपने कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम का इंटरचेंज कर दिया, ठीक हो गया। क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया आपने। देखिए कैसे, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए आप देखिए, ये आपका डिटर्मिनेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2, किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को इंटरचेंज करें। किन्हीं 2, जैसे माना R1 और R3 को इंटरचेंज करें, या C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, और उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, और माइनस में वैल्यू है तो प्लस हो जाती है। जैसे ये मैंने डेल्टा के रूप में दिखाया, ये डिटर्मिनेंट है, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? ये इंटरचेंज का मतलब R1 को R3 बना दीजिए और R3 को R1 बना दीजिए। तो जो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगी, माना डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट आई, तो क्या बनेगा ये? इसको तो ले गया मैं इसकी जगह A1, सॉरी A3, B3, C3, इसको तो इसकी जगह ले गया, इसको इसकी जगह लाया, A1, B1, C1,
इसमें मैंने चेंज नहीं किया, ये ऐसा ही है। आप समझ रहे हैं? मैंने रो नंबर 3 में और रो नंबर 1 को इंटरचेंज किया, आपस में इनको परिवर्तित कर दिया। रो नंबर 3 की जगह मैं रो नंबर 1 ले आया, रो नंबर 1 की जगह मैं रो नंबर 3 ले गया। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में नेगेटिव का अंतर है। समझ में आया? यदि ये +5 है तो इसकी वैल्यू -5 हो जाएगी, यदि ये -10 है इसकी वैल्यू +10 हो जाएगी। केवल साइन का अंतर पड़ेगा बस। ठीक है, किसी दो रो या किन्हीं दो कॉलम को, माना आपने डेल्टा में पाई है, मैंने डेल्टा 2 लिखा। कैसे? मैं इंटरचेंज कर रहा हूं C1 और C2 का, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहा हूं। कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट को 2 में ले गया, 2 के एलिमेंट को 1 में ले आया। तो आपके पास डेल्टा 2 क्या बनेगा? यहां पर आप देखिए, ये बन जाएगा B1 B2 B3, यहाँ पर A1 A2 A3 और C1 C2 C2। ये आप देख रहे हैं, इसको यहां चेंज किया, इसको यहां चेंज किया। ये इंटरचेंज का सिंबल है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जामिनर देखेंगे आपकी कॉपी को देखेंगे तो बच्चे ने काम कैसे किया है, तो सीधा इसको देख लेंगे कि इन्होंने किया क्या है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है आपको कि मैं C1 कॉलम को C2 बना लूं और C2 कॉलम को C1 बना लूं। देख रहे हैं, इसको ले गया मैं यहां और इसको ले आया मैं यहां। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव का अंतर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? माइनस हो जाएगा, वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यदि आपका 12 आ रहा था तो ये -12 आएगा, यदि ये -15 आ रहा था तो ये +15 आएगा। साइन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, गुणधर्म नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां समान हैं अथवा संगत अवयव समान हैं तो सारणी का मान 0 होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 3 है कि किसी दो रो या कॉलम के एलिमेंट आपके क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ क्या हो गए? समान हो गए अथवा संगत अवयव समान है तो सारणी का मान 0 होता है। अब थर्ड वाला देखिए आप, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आप देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, कि इफ the elements of any two row or any two column of a determinant are same, then the value of the determinant become 0। ठीक है, यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ के मान समान हैं, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे आपने कहा डेल्टा, मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, हम लिख रहे हैं A1 B1 C1, इसको लिखा मैंने A1 B1 C1, ये लिखा है A2 B2 C2। अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। इस रो और इस रो के एलिमेंट सेम हुए कि नहीं हुए? R1 और R2 के एलिमेंट सेम हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो किन्हीं दो रो के एलिमेंट सेम हो गए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो आप बिना कैलकुलेशन के सीधा लिख लीजिए 0। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल ब्रैकेट में लिख लीजिए सीन्स एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 1 and elements of row number 2 are same, so the value of the determinant will become
0। रो नंबर 1, ठीक है, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2 के अवयव समान हैं, इसलिए सारे का मान सीधा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक हो गया। तो ये है प्रॉपर्टी, इस रूप में ये की प्रॉपर्टी आपकी है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी बता दी। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलिए। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अन्य अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के गुना। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को आपने के से मल्टीप्लाई किया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी के टाइम हो जाती है। नहीं समझे? किसी सारणी के कोई रो या कॉलम के एलिमेंट को मैं कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो उस सारणी का जो मान आएगा वो उतना गुना हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे। माना आपने कहा, इसी को लिख देता हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये आपकी डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये आपकी डिटरमिनेंट है। मैंने क्या किया, मैंने R1 को क्या कर दिया, KR1 ऐसा बना दिया। मतलब इस रो के एलिमेंट को मैंने के से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास डिटरमिनेंट बदल जाएगी, डेल्टा 2 हो जाएगा। क्या, इसके एलिमेंट को मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो KA1 KB1 KC1, सीधी सीधी बात है। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो जो वैल्यू आएगी डेल्टा की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू डेल्टा 2 की जो वैल्यू आएगी, माना डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 की जो वैल्यू आएगी k इंटू डेल्टा 1 आएगी। k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू में k से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतनी आएगी। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जैसे माना मैंने ये कहा ये, तो माना मैंने k की जगह 2 से मल्टीप्लाई किया, चलो, तो k की जगह 2, k की जगह 2, k की जगह 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा 2 की, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी इसकी वैल्यू के। इसकी जो वैल्यू होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आ जाएगी। आपको एक चीज ध्यान रखना है, माना मेरे पास मैंने कोई डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स लिखी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस पूरी डिटरमिनेंट में जो आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। बस ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का केस में यही पर अंतर है। KA2 KB2 KC2 KA3 KB3 KC3, आप समझ रहे हैं? ये आपकी मैट्रिक्स है, यदि मैं इसमें k से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पर यहां डिटरमिनेंट का केस अलग है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही आप कॉमन लेंगे। यहां पर जब कॉमन की बात आती है तो कॉमन सभी जगह होना चाहिए, तब कॉमन आता है। या किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, किसमें, मैट्रिक्स में। परंतु यहां जब मल्टीप्लाई की बात आती है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ठीक है, तो आगे जैसे जैसे काम चलेगा, ठीक है स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टीज को भी अप्लाई करेंगे। अभी इसमें और भी प्रॉपर्टीज है, वो भी आपको बताऊंगा, और जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां उनको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।